नमस्कार। कल के शो में जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे न्यूज़ चैनल्स ने हमें निराश नहीं किया। एक्टर सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद का जो भोज होता है, मृत्यु भोज, उसमें चील, कौवे और दूसरे जो पंछी होते हैं जो शमशान में मृत्यु भोज करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह हमारे मीडिया, हमारे नेता, सोशल मीडिया में भी और जनता भी मृत्यु भोज में हिस्सा लेती रही। कल ये कहानी ख़त्म हुई, हमने कहा तब सारा फोकस कंगना रनौत की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसा हुआ। मीडिया ने बिल्कुल निराश नहीं किया। लगातार कंगना रनौत पर बने हुए हैं और पूरा का पूरा एजेंडा जैसे इस देश का कंगना रनौत ही है। इसी दौरान मैं आपको बता दूं, कोविड के जो केसेस हैं पिछले 24 घंटे में नए केस हुए हैं 95,735, जो एक रिकॉर्ड है। मामलों की कुल तादाद है 44,65,863 केसेज हैं। जो लोग ठीक हो गए हैं वो हैं 34,71,783। कुल मौत 75,062। एक्टिव केसेस 9,19,018 और कल 9 सितंबर तक कुल सैंपल टेस्ट किए गए 5,29,34,433। तो ये तो कोविड की हालत इस वक्त चल रही है। मामला बेशक कंगना रनौत पर है, लेकिन कोविड की हालत ही है, मैं आपको बता दूं। दूसरे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक तो धर्म के नाम पे भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बदनाम मरकज़ वालों को किया गया था। इंदौर के दृश्य देखिए ज़रा, कलश यात्रा पे कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा जगह जगह और भी जगह आपको दिखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में बहुत बड़ी तादाद में किसानों का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले 5 सितंबर को बेरोज़गार लोगों का प्रदर्शन हुआ जो नौजवान है। हकीकत ये उभर रही है हिंदुस्तान की, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कंगना रनौत शेरनी की तरह गरजी थी, दहाड़ी थी, और शिवसेना उसका तकरार का क्या जवाब दे रही है। अभी तो दफ्तर तोड़ा है, घमंड भी तोड़ेंगे। बहरहाल इसी दौरान हमारे रक्षा मंत्री ने आज 5 रफाल जहाज़ों को इंडक्ट कर लिया इंडियन एयरफोर्स में। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी साथ थी, जैसे कि बहुत बड़ा भारी इवेंट हो। हमारे यहाँ सन 47 से लेकर अब तक मतलब हज़ारों की तादाद में जहाज़ आए हैं। तरह तरह के जहाज़ आए हैं, चाहे वो कैनबराज हो, हंटर्स हो, मिस्टियर्स हो, सुखोई 7 हो, उसके बाद सुखोई की बाकी किस्में हो, मिग 21 हो, मिग 29 हो, 23 हो, 27 हो। तूफ़ानी एक जहाज़ आया था, ये डेसो मिराज वालों का ही, मिराज 2000 आया। मतलब जैसे कि जहाज़ पहले आई ही नहीं, 5 जहाज़ आए हैं, टोटल 36 आने हैं। उसका इवेंट बनाया आज इन्होंने। ये बात और है कि अभी मॉस्को में रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी चीन के रक्षा मंत्री से। अब हमारे विदेश मंत्री मॉस्को में हैं, उनकी मुलाकात होगी चीन के विदेश मंत्री से। क्या भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव है उसका रास्ता मॉस्को से निकलेगा, या क्या मॉस्को मध्यस्थता करेगा? क्या अगला कोई शिखर सम्मेलन, शिखर वार्ता प्रधान सेवक और शी जिनपिंग के दरमियान मॉस्को में होगी? ये सवाल है जो खड़े होते हैं। आफ्टर ऑल मॉस्को क्यों जा रहे हैं बार बार? क्या खुद से नहीं संभल पा रहा? कमांडर लेवल की बातचीत या डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत, या जैसे जयशंकर ने कहा खुद विदेश मंत्री ने, हालात बहुत गंभीर हैं। बहरहाल इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोज कर दिया है कि चुनाव आ रहे हैं बिहार में, तो जो चुनाव का खर्चा होता है उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अब कोरोना के दौर में छोटी छोटी मीटिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, लिहाजा कैंडिडेट्स के खर्चे बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक लॉ मिनिस्ट्री को ये सुझाव दिया है, ये आज की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। और लॉ मिनिस्ट्री सूत्रों का कहना है, पिछले हफ्ते उन्होंने ये उनके पास ये प्रस्ताव आया था कि रूल 90 जो है, रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, टू रेज द एक्सपेंडिचर कैप अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन बिहार। इस वक्त बिहार में जो सीलिंग है, आप 28 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं एक असेंबली विधानसभा के चुनाव के लिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन की बात मान ली जाती है तो ये 30 लाख और 80 हज़ार हो जाएगा। और 2014 से पहले आखिरी दफ़े ये लिमिट बढ़ाई गई थी। बहरहाल लोकसभा के लिए 50 लाख से 70 लाख तक की लिमिट है, और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम में 54 लाख और
70 लाख दिल्ली की है और 54 लाख दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ की है। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन की जो औपचारिक है वो है, बाकी सब जानते हैं कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है। शराब बढ़ती है, कंबल बढ़ते हैं, ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें कोई भी मतलब मैं अपना ब्लैक का पैसा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लूँ और किसी पार्टी को दे दूँ, और ज़रूरी नहीं कि मेरी पहचान जाहिर की जाए। इसके खिलाफ एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने इसके खिलाफ एक पिटिशन लगाई। तब से ये ज़रूरी हो गया कि पहचान बतानी ज़रूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने खरीदे, किस पार्टी को दिए। दूसरा एक बहुत चालाकी करी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि विदेशों से बाहर जो विदेश से पैसा आएगा उसको मनी बिल के ज़रिए चुपके से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तब अरुण जेटली फिनांस मिनिस्टर थे। ये बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2017 में और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हुई थी 2018 में। बहरहाल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें ये कह दिया गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो बाहर से आएंगी, भारत में आएंगी, पहले ये था सन 76 का कानून कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ना जाए, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को जा सकती हैं। और ये एक मनी एक्ट के तहत एक फुटनोट की तरह इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बहुत शोर मचा था और विपक्ष ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। बहरहाल इस वक्त देश में सब कुछ चल रहा है, चुनाव आ रहे हैं बिहार के, बंगाल में भी चुनाव आने हैं। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधान सेवक जो है हमारे, वो किस रूप में आ रहे हैं। ये बंगाल की तैयारी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बनकर आएँ, या सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी रेबेलियन बंगाल में, उसमें जो वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत मशहूर किताब है आनंद मठ, जिस पे फिल्म भी बनी थी। तो क्या ये वो सन्यासी वाला वो कुछ है इस दफ़े रूप या अवतार या क्या है? बहरहाल जो भी है, ये तस्वीर जो मैंने आपको हिंदुस्तान की आज बताई है, भारत की बताई है, जिसमें सारा फोकस कंगना रनौत और शिवसेना पर है, जिसमें कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी जल्दी, जैसे हमने कहा, कल भी कहा था कि हम हो सकता है अमेरिका को भी मात दे दे, विश्व गुरु बन जाए कोविड में। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो विद्रोह है, जो विरोध के सुर हैं, वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ मॉस्को की तरफ जा रहा है, चीन के जहाँ तक रिश्ते हैं। ऐसा लगता है कि गाजे बाजे के साथ एक बहुत बड़ा कारवां जो निकला था, वो रास्ता भटक गया है, छितर गया है, छितरता जा रहा है। बहुत साल पहले जयवंत दलवी का एक नाटक था, उसका नाम था संध्या छाया। NSD रिपोर्टरी कंपनी में देखा था मैंने, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। उसमें वसंत जोसालकर थे और साथ में उत्तरा बावरकर थी और उसमें अनिला सिंह भी थी। कहानी थी एक बुज़ुर्ग दंपति की, बुज़ुर्ग कपल की। संध्या छाया, जैसा कि नाम बताता है, जब जीवन की, ज़िंदगी की संध्या आने लगे, शाम ढलने लगे। ये वो साल होते हैं जिन्हें गोल्डन ईयर्स भी कहा जाता है। पहले तो जो उम्र होती थी बहुत कम होती थी। जब सन 47 में हमें आज़ादी मिली थी तो 30 या 35 के करीब होती थी एवरेज, औसत उम्र किसी की। अब उम्रें लंबी होती जा रही हैं। तो ये जो गोल्डन ईयर्स होते हैं, अब 58 साल या 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए, लेकिन लोग जीते हैं, 80 तक जीते हैं, 85 तक जीते हैं, उससे ज़्यादा भी जीते हैं। तो ये जो आखिरी साल होते हैं, ये वो साल होते हैं जब जिस्म को भी आराम चाहिए होता है, जब बीमारियां भी साथ घेर लेती हैं कुछ ना कुछ तो उम्र के साथ, जब सगे संबंधी एक एक करके जाना शुरू हो जाते हैं, जब बच्चे भी अपने अपने ज़िंदगी बनाने बाहर निकल जाते हैं। तो ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है जब बुज़ुर्गों की परवाह करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े परिवार तो अब रहे नहीं कि जहाँ बुज़ुर्गों का ध्यान रखा जाए। और सरकार की तरफ से क्या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं ऐसे जैसे और देशों में है कि आप कवर्ड हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर कवर्ड है, आपके लोग देखने आते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी है, एक एक्टिव ज़िंदगी जी रहे हैं आप, प्रोडक्टिव ज़िंदगी भी जी रहे हैं आप। ऐसा दिखता नहीं है। अब होता क्या है कि मैंने कहीं पढ़ा था, अभी परसों पढ़ रहा था कि 70 साल की उम्र के बाद शायद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, इंश्योरेंस करवाने में भी दिक्कत आती है। ऐसे मेरे परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी ना हो और सरकार की तरफ से
जो भी हो वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक हो, तो बुज़ुर्ग कहाँ जाए। अमूमन बुज़ुर्ग जो अपनी सेविंग्स है, बचत है, उसके इंटरेस्ट पर, उसके ब्याज पर ज़िंदा रहते हैं, वो भी लगातार कम होती जा रही है। एक भारत सरकार की प्रोजेक्शन है, 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों की जो तादाद है वो 2021 में 14 करोड़ 30 लाख हो जाएगी और 2026 में 17 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। उसके अलावा यूएन पॉपुलेशन फ़ंड है, उसके मुताबिक भारत की 12% जो आबादी है वो 2030 में 60 के ऊपर हो जाएगी। गांव के इलाकों में जहां पर 70% लोग जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, और क्योंकि नौजवान लोग गांव छोड़कर शहरों में जाते रोज़गार की तलाश में, तो गांव के इलाकों में 80 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, उनकी हालत बहुत ख़राब है गांव के इलाकों में। और बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं 5 करोड़ 10 लाख लोग, गरीबी की रेखा के नीचे जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, 5 करोड़ 10 लाख सीनियर सिटीजन गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स है, उसने बताया कि 96 देशों में भारत का नंबर 71वां है, जहां जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी परवाह की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, उसको लेकर 96 में से हम 71वें स्थान पर हैं। कहने को हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि बुज़ुर्गों के पाँव छुओ, आशीर्वाद लो, एक्सेट्रा, परवाह नहीं करते हैं। बहरहाल अभी ये जो कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से बुज़ुर्गों की हालत और भी ख़तरनाक हो गई है, वो और भी कमज़ोर हो गए हैं। बुज़ुर्गों की समस्याएं दरअसल सोशल वो होती हैं कि एक तो पावरलेसनेस, अभी तक सारी ज़िंदगी का कंट्रोल, लगाम उनके हाथ में रही, लगाम निकल गई हाथ से। दूसरे अकेलापन, तीसरे मतलब मैं कुछ काम करने लायक नहीं रहा, नकारेपन का एहसास, और चौथे आइसोलेशन, अकेले अलग थलग पड़ गए। उसके अलावा जो पैसे की ज़रूरत है, मैंने आपको बताया पैसे की ज़रूरत होती है इस वक्त, लेकिन पैसा बहुत कम है, गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, हमारा ढांचा वैसे भी चरमराया हुआ है, कोरोना से और भी सामने स्पष्ट हो गया है कि किस तरह का है। जो प्राइवेट है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर भारत जैसे देश में। और वैसे जो सरकारी स्कीमें तो बहुत है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का है, और इसमें बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं कि छत हो, खाना हो और स्वास्थ्य सेवा मिल जाए और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, नाम तो देखिए कितने फैंसी देते हैं, वयोश्री, वयोवृद्ध श्री, हाँ, हकीकत कुछ और होती है। जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे नज़रें कमज़ोर होना, सुनवाई कम देना, दांतों का गिरना, और जिसमें वैसे भी जो मतलब जो ताकत है वो कम होना, उनकी देखभाल करना। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसके तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं 200 रुपया हर महीने पेंशन दी जाएगी। 60 से 69 साल के लोगों को 500 रुपया पर मंथ पेंशन दी जाएगी। 80 से ऊपर के लोगों को 500 रुपया पर मंथ। अब बताइए 200 रुपया हर महीने, 500 रुपया हर महीने, मतलब। फिर एक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अरे भैया वंदना मत करो, उनका ख्याल ही रख लो। अंडर द स्कीम वो ये है कि मतलब अगर आप 1.5 लाख जमा कराएंगे तो 1,000 रुपये पेंशन आपको मिलती रहेगी, और 7.5 लाख जमा कराएंगे तो 5,000 रुपये हर महीने आपको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन अपना पैसा शुरू में देना पड़ेगा। और फिर गारंटीड रिटर्न होएगी, 8% का इंटरेस्ट होगा, मतलब। बहरहाल ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए सुना रहा हूँ कि सब बातों के दरमियान हमारे फोकस, हमारी प्राथमिकताएं कहीं खो सी गई हैं। बहुत शुक्र है कुदरत का, परवरदिगार का, कि भारत मीडिया नहीं है और ना ही मीडिया भारत है, वरना असली तस्वीर जो मैंने आपको बताई, चाहे वो आज के दिन कोविड से हो, अर्थव्यवस्था से हो, सीमा पर तनाव से हो, हमारा जो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है नफ़रत की वजह से, धार्मिक उन्माद की वजह से, वो हो, इस सब में जो असली मुद्दे हैं वो कहीं खोते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कारवां तो बड़े गाजे बाजे से निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक चुका है और छितर गया है। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज साहिर लुधियानवी साहब की कलम से निकली एक चीज़।
अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 3 महीने की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फिर खबर आई कि 90 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ। फिर वो तस्वीरें याद आई जब लाखों की तादाद में औरतें मर्द वापस चले जा रहे हैं अपने अपने गाँव को, और एक दादी माँ सूटकेस के ऊपर अपने छोटे ग्रैंडसन को, पोते को लिटा कर ले जा रही है सूटकेस खींचती हुई। तो मुझे लगा कि शाहिर साहब ने ये जो लिखा है ये इसी दौर के लिए लिखा था। उन्वान है, शीर्षक है ये शाहराहें, हाईवेज, ये शाहराहें। अर्ज़ क्या है? ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या, ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे, कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ज़मीने क्या इस कारण अनाज उगला था, ज़मीने क्या इस कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलख बिलख के मरे, कि नस्ल आदम व हव्वा बिलख बिलख के मरे। मिले, जो मिल होती है, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन, जो हमारे वतन की जो महिलाएं हैं, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था, चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बाहर को तरसे। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।